ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप कंफर्म करेंगे आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप कंफर्म कर सकते हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, आज का सबक, आज का जो लेसन है, आज का जो सेशन है, इसमें कुछ थोड़ा सा हम रिफ्रेश करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद फिर हम आज का जो टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें स्टूडेंट्स जो आप आ रहे हैं ना, आप अ, उसमें व्हाट्सएप में अपना नाम, व्हाट्सएप में अपना नाम लिखिए ताकि आप पता चल जाए कि आप ऑनलाइन हैं। हुजैफा और फरमीन, मोहम्मद फरमान। के ये चैप्टर 21 है जिसकी हम बात कर रहे हैं किताब में। और इसमें जो कंसेप्ट है, अगर हम उस कंसेप्ट की बात करें, थोड़ा मैं ये स्क्रीन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो पहली चीज जो इनकाउंटर होती है वो कूलम्स का है। ये हम लास्ट क्लास में हमने इसको थोड़ा सा स्टडी किया था। और इसमें हमने जाना था कि अगर हमारे पास पार्टिकल हो दो चार्ज पार्टिकल हो, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा इस फिगर में, Q1 के नाम से एक चार्ज पार्टिकल है, एक Q2 के नाम से एक चार्ज पार्टिकल है, और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है R है। ये डायरेक्ट डिस्टेंस है, या जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। अगर आप देखें तो जो Q1 चार्ज है, इसके ऊपर एक वेक्टर भी शो किया गया है जिसके ऊपर F या फोर्स लिखा हुआ है। फोर्स के लिए कि Q1 के ऊपर जो है एक फोर्स लग रही है, और ये फोर्स जो है ये ड्यू टू Q2 लग रही है। सिमिलरली Q2, चूंकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, एज यू कैन सी बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव चार्जेस, सो Q2 also experiencing a similar force from Q1। तो वो यहाँ शो नहीं की गई, इस डायग्राम में वो शो नहीं की गई, लेकिन Q1 के साथ जो है वो फोर्स का वेक्टर जो है वो शो किया गया है। एंड आल्सो देयर इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। अगर मैं आर वेक्टर बनाना चाहूँ तो आर वेक्टर जो है वो Q2 से Q1 की तरफ एक्सटेंड होगा। तो उसका जो एरो होगा वो Q1 की तरफ होगा, और Q2 की तरफ उसकी टेल हो। वेक्टर को थोड़ा सा हमने स्टडी किया था। और उस वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि एक क्वेश्चन जो है वो वेक्टर्स में से आएगा। से मुराद ये कि वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में और उनका जो सोल्यूशन है उसको वर्कआउट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब हम इस फार्मूला पे आ जाते हैं। इस फार्मूला में एक तो कांस्टेंट है जिसको हम के लिखते हैं, और इसके का ये रिलेशन जो यहाँ लिखा हुआ है ये किताब से लिया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी एक वैल्यू है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है। और अगर आप देखें तो Q1 मैग्नीट्यूड, Q2 मैग्नीट्यूड, और डिवाइडेड बाय R²। ये कूलम्स लॉ है जो बताता है कि एक फोर्स जो है, जो इन दोनों चार्ज जो दोनों चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज, यानी एक सिंगल चार्ज नहीं है, ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। सो ईच चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स ड्यू टू द अदर चार्ज। सो दैट वाई द फोर्स इज इक्वल टू
a constant of proportionality, and the force is proportional to the product of those charges, and it is inversely proportional to the square of the distance between these two charges. फार्मूला जो है उसको समझने की जरूरत है. फार्मूला आपको एग्जाम में दिया जाएगा, इसलिए लेकिन फार्मूला का इस्तेमाल आना चाहिए. ठीक है. अगर आप कांस्टेंट्स को देखें तो इसमें हमें एक से ज्यादा कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, और ये आपस में लिंक्ड भी हैं, लेकिन हम इंटरेस्टेड होंगे एक कांस्टेंट के पे जो कूलम्स कांस्टेंट कहलाता है, और इसकी वैल्यू है 8.99 × 10⁻⁹. हम इसको अप्रोक्सीमेशन के लिए 9 × 10⁻⁹ भी लिखते हैं. अच्छा, इसके यूनिट्स भी हैं. न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर. आमतौर पे जो नंबर्स होते हैं उनके साथ यूनिट्स अटैच नहीं होते, लेकिन ये जो कांस्टेंट है और इस तरह के और भी कांस्टेंट है, जैसे ऊपर जो कांस्टेंट है प्रिमिटिविटी कांस्टेंट, और ये कूलम्स कांस्टेंट है, इनके साथ यूनिट होते हैं. ठीक है. तो यूनिट्स चूंकि हम फिजिक्स के जो एलिमेंट्री फिजिक्स है उसमें हमने पढ़े थे, ये यूनिट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सोल्यूशन के लिए. क्यों? क्योंकि यूनिट्स की मदद से हम अप्रोप्रिएट जो आंसर या जो एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है वो हम न्यूमेरिकल्स का निकालते हैं. यहाँ बेटा कोई सवाल है? ये हम रिफ्रेश कर रहे हैं जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था. बेटा आप लोगों का कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं. जी फरमान, आपका कोई सवाल है? आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. हुजैफा, आपका कोई सवाल है? ओके, इफ नो क्वेश्चन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड. और इस स्लाइड में जो है वो एक क्वेश्चन जो हमने किया था, हमने तो हाइड्रोजन एटम के हिसाब से क्वेश्चन किया था. यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो एक आयरन एटम के हवाले से है. अगर इस प्रॉब्लम को मैं रीड करूं, द न्यूक्लियस इन एन आयरन आइटम हैज ए रेडियस ऑफ about 4 into 10 की पावर minus 15 meters, and it contains 26 protons. What is the magnitude of the repulsive electrostatic force between the two of the protons that are separated by 4 into 10 की पावर minus 15 मीटर? तो जो दो प्रोटॉन जो हैं वो अ, उनके दरमियान अगर डिस्टेंस दिया हुआ हो, और प्रोटॉन हमें पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव में होता है प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में होता है. सो वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कूलम्स लॉ की मदद से हम मालूम करते हैं. तो इसमें अगर आप देखें Q1 जो है और Q2, ये असल में दो प्रोटॉन, और डायग्राम वही है जो हम इससे पहले वाली स्लाइड में गुजर चुके. इसमें अब Q1 भी एक प्रोटॉन है और Q2 भी एक प्रोटॉन है. अगर प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं तो this is one proton, this is another proton, yani Q1 is a proton and Q2 is also a proton, and there is a distance between them. So we know the charge of a proton, which is primarily the same charge which is on the electron. Because of the modulus, we take the positive value. तो यहाँ उन्होंने Q1 Q2 लिखने की बजाय फार्मूला में डायरेक्ट E मल्टीप्लाइड विद ई स्क्वायर लिख दिया है. तो अब सिर्फ फार्मूला में वैल्यूज रखेंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा. इस आंसर को हम वेरीफाई कर सकते हैं. ये क्वेश्चन जो है ये हमने हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में किया था, और उसमें हमने द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस या प्रोटॉन जो कि हाइड्रोजन के सेंटर में है एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो वो हमने क्लास में कैलकुलेट किया.
यहाँ बेटा आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। जी फरमान, अगर आपको ये सवाल आ नो जाता है सर। एग्जाम में, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप कर सकेंगे ये? यस सर, इंशाल्लाह हो जाएगा। वेरी गुड। हुजैफा आप बताइए। हुजैफा की तरफ से हमें कोई रिस्पांस अभी नहीं मिला। एनी हो, अब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ तक तो हमने। जी बेटा बताइए। सर जी सर, समझ आ रहा है। ओके, मैं कह रहा थैंक हूँ यू। ये वाला क्वेश्चन दे। मैं मैसेज वो कर रहा हूँ, आप वो शायद देख। वो मैसेज अलग विंडो में है। एक मिनट मैसेज भी देख लेते हैं थोड़ी। एक मिनट के लिए रुक जाए। मैसेज भी देख लेते हैं। समर यहाँ तो नहीं है। एनी हो, इसकी अपनी विंडो में देख लेते हैं। ओके ठीक है। गुड। अब हम नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सर जूम की चैट में मैसेज किए। ठीक हो गया। थैंक यू। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर आगे इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये यूं समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चैप्टर है, ये प्राइमरली कूलम्ब जो फार्मूला है उसी की एक शेप है। उसी को प्राइमरली जो है वो उसी की एक शेप है। और अ, उसका यूं समझिए कि एक यूज है टू अंडरस्टैंड ए फिनोमिना। और उस फिनोमिना की हम बात करेंगे कि वो क्या है। देखें, इसमें सबसे पहले जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था उसकी रिपीटिशन आएगी। ये चैप्टर नंबर 22 है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना जरूरी है। अगर हम दो चार्ज प्लेट्स की बात करें, जैसे कैपेसिटर है। हमने कैपेसिटर पढ़ा था किसी जमाने में, और उसमें हमने जाना था कि कैपेसिटर हैज ए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड ए नेगेटिवली चार्ज प्लेट, एंड देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है, ये डायरेक्टेड होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस पे एक डिटेल में हमने क्लास में डिस्कशन की थी। मुझे याद है फरमान भी मौजूद थे, जिसमें हमने बताया था कि द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो एनर्जी की का चैप्टर हमने पढ़ा था, जिसमें से हमने आपसे कहा था कि एनर्जी के चैप्टर में और वर्क डन जो है, एनर्जी एंड वर्क डन, इसमें आपका एक क्वेश्चन आएगा। तो उसमें भी हम ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में हम प्राइमरली मुआवन साबित हो सकते हैं। डिटेल डिस्कशन है, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें हमने क्या डिस्कशन की। कराची से हैदराबाद, और इसी तरीके से हैदराबाद से आगे जो है वो नवाबशाह, और फिर हम मुख्तलिफ तरीकों से इसको लिंक किया था कंसेप्ट को। तो इसमें एक चीज आपने जो याद रखनी है, मेमोराइजेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम पेपर में जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हम एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ देखें ना, ये एरो बनाया हुआ है, यहाँ मल्टीपल एरोज बनाए हुए हैं। एक एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स ओके। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन है? ठीक है ना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। लेकिन उस आंसर को पहले समझने के लिए एक थोरेटिकल कंसेप्ट है कि लेट अस कंसिडर ए नेगेटिव चार्ज, एंड फॉर दैट नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटेड टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज। ये कैसे? इस ये जो स्लाइड पहले हम देख के आए हैं,
कि अगर हम नेगेटिव चार्ज को कंसिडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटेड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो जो एरो होगा उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। तो यहाँ अगर आप देखें तो जो राइट साइड की फिगर है इसमें अगर आप देखें तो एक नेगेटिव चार्ज है एंड देयर आर नंबर ऑफ लाइंस, वेक्टर्स, जिनकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ। इसमें इन लाइंस को, ये जो कि एक वर्चुअल लाइंस है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये सिर्फ शो कर रही है कि यहाँ पे कोई फोर्स है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है। और या इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि अब हम इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो इसके अंदर कोई फोर्स एग्जिस्ट करती है। अब वो फोर्स जो है अगर किसी एक पॉइंट पे मालूम करना चाहें कितनी है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वी डू वन स्मॉल एक्सपेरिमेंट। वी टेक 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। हम 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज लें, क्योंकि यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज है वो 1 कूलम का बनेगा। 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज लेके हम उस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे रखेंगे और उस पे देखेंगे कि कितनी फोर्स जो है वो लग रही है। तो उसको कह देंगे कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉइंट पे इतनी है। ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा इसको बुक की डेफिनेशन की मदद से देखते हैं, या जो थोरेटिकल जो हमने वर्क डन पढ़ा है और जो एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा है वो इससे कैसे लिंक्ड है। अगर हम इस नेगेटिव चार्ज से दूर चले जाएं, एक ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पे कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, इसकी वजह से कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर, फोर्स जीरो हो जाती है, तो ये जगह बहुत दूर होगी इस चार्ज से। वहां से अगर हम पॉजिटिव चार्ज को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए, जो कि यहाँ पे एक रेड डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है राइट साइड की फिगर में, तो जितना काम हम करेंगे, जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वो कहलाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि किस तरीके से जो एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को अगर हम देखें कैसे फार्मूले में कैसे आया है, फार्मूले में अगर आप देखें तो ये कूलम लॉ का फार्मूला है। इसमें एक चार्ज जो है ये क्यू नॉट, जिसके क्यू के साथ एक सबस्क्रिप्ट में नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, क्यू नॉट। अगर हम कहें कि ये 1 कूलम चार्ज है क्यू नॉट, तो ये 1 बन जाएगा। जब ये 1 बन जाएगा तो ये नीचे वाला फार्मूला बनेगा जिसके अंदर राइट साइड का जो इक्वेशन से राइट हैंड साइड की जो एक्सप्रेशन है, या ये वाला जो पार्ट है, इसकी बात कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 22.2.1, इक्वेशन के राइट हैंड साइड वाला पार्ट कर रहे हैं। इसमें क्यू नॉट नहीं है, क्यू नॉट को दूसरी तरफ ले गया है। तो अगर हम क्यू नॉट को 1 कूलम कर दें, 1 कूलम कर दें, तो उस सूरत में ये एफ डिवाइडेड बाय जो क्यू नॉट है, ये इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये एक नया फार्मूला बन जाएगा। इसके दरमियान से ये वाला हटा दें, एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो ये एक नया फार्मूला बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चार्ज डिवाइडेड बाय, ये इसको के समझना, के मल्टीप्लाइड विथ क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी आर डिस्टेंस पे, यानी बैक जाते हैं हम, इस चार्ज के सेंटर की बात करते हैं, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस आर है। इस डिस्टेंस तक अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है तो हम सिर्फ ये फार्मूला लगा लेंगे और इस फार्मूले की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। ये बेटा चीज समझ में आई है? अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग वे टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक field in terms of Coulomb's law and in terms of electric lines of forces, जिसको यहाँ पे वेक्टर्स की सूरत में रिप्रेजेंट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये फार्मूला जब आप
कूलम लॉ से ड्राइव करते हैं, तो यू हैव टू जस्ट पुट क्यू नॉट इज इक्वल टू वन कूलम, दैट्स इट. देन दिस फार्मूला अल्टीमेटली बिकम EV इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय द क्यू नॉट. क्यू नॉट क्या है? ये एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज भी कहते हैं. किसी जगह पे इसको पॉइंट चार्ज भी कहते हैं. और हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक कूलम या वन कूलम चार्ज कहा. जी बेटा, आप लोगों का कोई सवाल है? तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक का जो पार्ट है, उसमें दो फार्मूलाज आ गए और दोनों फार्मूला इस स्लाइड पे लिखे हुए. एक फार्मूले से हम फोर्स मालूम करते हैं, एक फार्मूला से हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना, ये भी तो एक फोर्स है. ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं. किताब में बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा लिखा हुआ है तो इतना टाइम आमतौर पे होता नहीं है कि हम उसको रीड कर सके. बट एनी हाउ, इफ दिस टॉपिक इंटरेस्ट यू तो आप जरूर रीड कीजिए. अब हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे, ताकि जो न्यूमेरिकल का पार्ट है वो भी हम हल कर लें. ठीक है, उसके बाद हम आज का एक और टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे, और इंशाल्लाह उस टॉपिक में हम जो है वो आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट करेंगे. वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कि ये जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, ये भी हमें इनसे भी थोड़ा सा गो थ्रू होने की जरूरत. पहले तो प्रॉब्लम को समझना जरूरी है. बेटा, आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू. So a charged particle produces an electric field with a magnitude of 2 Newton per coulomb at a point that is 50 centimeter away from the particle. What is the magnitude of the particle charge? देखें, सवाल फार्मूले से लिंक्ड है. अब सवाल में पूछा यह गया है कि चार्ज बताएं कितना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, और इसी तरीके से डिस्टेंस दिया. तो हमें जैसे ही पता चला कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र है, तो हमारे जहन में फौरन कूलम लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आना चाहिए. वैसे फार्मूलाज गिवन होंगे आपको क्वेश्चन पेपर में, मैं इंश्योर करूंगा कि आपको फार्मूलाज गिवन हो, लेकिन इवन आप लोगों को फार्मूलाज दिए हुए हैं, यू हैव टू नो हाउ टू यूज इट, यूज द फार्मूला. और चूंकि आप साइंसेज के स्टूडेंट हैं, मैं देखा मोस्टली जो इस कोर्स में रजिस्टर्ड स्टूडेंट साइंसेज के हैं, तो जो साइंसेज के स्टूडेंट हैं, दे शुड आल्सो नो हाउ टू डिराइव दोज फार्मूलाज. लेकिन डेरिवेशंस जो है वो उसको अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है. व्हाई दे नीड टू नो द डेरिवेशंस? बिकॉज द डेरिवेशन इज पार्ट ऑफ द साइंटिफिक डिस्कवरी. और साइंटिफिक डिस्कवरी प्रोसेस जो है, जिसमें आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से एक नतीजा अखज करते हैं, एक रिजल्ट निकालते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है. सो मूविंग टुवर्ड्स द यूज ऑफ द फॉर्म, देखिए, then there come the expert team who needs the formulas, and they primarily use that formula to solve a problem. अब यहाँ पे आपके पास फार्मूला नीचे दिया हुआ है, लेकिन ये फार्मूला उस शेप में नहीं दिया गया जिस शेप में कि यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू E एंड मल्टीप्लाइड विद आर स्क्वायर. ये फार्मूला वही है, सिर्फ इसको अरेंज इस तरह किया गया है कि ताकि डायरेक्ट फार्मूला लगा के आंसर निकाल. ठीक है, तो मैं इससे पहले वाली स्लाइड पे जाना चाहूंगा, और वो तो इससे पहले वाला लेक्चर था जिसमें फार्मूला लिखा हुआ था. लेट मी टेक एनोटेशंस. एनोटेशंस मैं ले लेता हूँ, वहां से थोड़ा सा हम जो है वो फार्मूलाज को दोबारा से कोशिश करते हैं कि
पहले जो थोड़ा आपको नजर आ रहा है, ये मैं एफ लिख रहा हूँ, एफ। एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फार्मूला आपको दिया हुआ हो, एंड दैट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड विद के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, ये भी दी हुई होगी। क्यू डिवाइडेड बाय, ये वो चार्ज है जो हमने फाइंड करना है, R²। ओके, ये फार्मूला आपको दिया हुआ है। अब आप के दिया हुआ है इस फार्मूला, इस प्रॉब्लम में आर दिया हुआ है, आर देखें 50 सेंटीमीटर की, ये वैल्यू आर की दी हुई है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये वैल्यू आर की दी हुई है। अच्छा, इसमें ज़रा थोड़ा आप लोग इंटरेक्ट नहीं करें प्लीज़, थोड़ा सा ज़रा अवॉइड करें। सो ये वैल्यू आर की दी हुई है, ठीक है। इसकी हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग बाद में हम दे सकें, ठीक है। अब आर की वैल्यू आपको मिल गई है। इसी तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, 2.0 न्यूटन पर कूलम। अब हम इस वैल्यू को यहाँ फार्मूला में रखेंगे और फिर हम कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये पेज पे हम नहीं किया, ये चूंकि किताब ने इसको सॉल्व किया हुआ है, और ये सोल्यूशन बुक से हमने इसको निकाल के आप लोगों के लिए लेके आए। अच्छा बेटा, आप लोगों का कोई सवाल है यहाँ तो आप पूछ सकते हैं, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, देखें इसमें एक और न्यूमेरिकल भी हो सकता है। Okay, the second numerical is what is the magnitude of a point charge that would create an electric field of 1 Newton per Coulomb at point 1 meter away? वेरी सिंपल क्वेश्चन। और इसमें चूंकि यूनिट डिस्टेंस और यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई है, सो दिस आल्सो कंस्टिट्यूट ए टिपिकल केस। अच्छा, टिपिकल केस जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स। क्यों? क्योंकि दे प्रोवाइड द गाइडलाइन टू मूव फॉरवर्ड। और जैसा कि हमने फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्राइव किया तो आपने देखा वी यूज यूनिट इलेक्ट्रिक यूनिट चार्ज। सो when we apply the formula, so these simple values which are given to the respective places, we get an answer, ठीक है। तो this is very simple questions, एंड आई एम श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को कर सके, एक दफा जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जी, एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इन टाइम? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन then we move forward to our next topic, which is an introduction to the topic which we study tomorrow, ठीक है। कल जो हम पढ़ेंगे उसका ये एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है वो हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, उसके बाद हम ये चैप्टर 22 का सेक्शन 3 है। इसमें अगर हम देखें, थोड़ा सा हम इसको ऑर्गेनाइज कर लें स्क्रीन को ताकि सब देख सकें। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें देखें, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट स्पेस बन रही है। ओके, ये आ गई, ठीक है। अगर हम देखें इस डायग्राम में जो लेफ्ट साइड में नजर आ रही है हमें, तो हमें पता चलेगा कि ये प्राइमरीली एक मैग्नेट का स्ट्रक्चर है। जैसे मैग्नेट हमने क्लास 6 7 में पहली दफा खरीदा होगा, उससे पहले भी हम जानते हैं मैग्नेट और उसका ऑपरेशन।
तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, जिनमें से एक को हम नॉर्थ और एक को साउथ लेके, पॉजिटिव और नेगेटिव है प्राइमरली, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सो व्हेन देयर एग्जिस्ट टू चार्जेस, टू डिफरेंट चार्जेस, देन देयर एग्जिस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने देखा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ से जा रही है। एंड इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि not only the electric field exists directly, yani from positive to negative charge, but also it has directed from positive to negative through alternative paths, बहुत सारे paths, बहुत सारे paths। अब हम एक यूनिट चार्ज को जब लेके आएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, then the unit charge experiences a force which is based on these two charges। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का एक इंटरेस्टिंग तरीका जो है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, वो क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम पहले एक फील्ड की मदद से मालूम कर लें कि कितनी फोर्स लग रही है, फिर दूसरे इलेक्ट्रिक यानी दूसरे चार्ज की मदद से मालूम कर लें, और फिर लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के उसको सॉल्व कर लें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि वी यूज ए गिवन फार्मूला विच इज डिराइव्ड फॉर दैट टिपिकल केस। जैसे पानी है, आप देखें ना, पानी पानी की एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूँ? पानी की एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ, पहले मैं इसका पानी का फार्मूला लिखना चाहूँ, ठीक है? पानी का फार्मूला हम लिखते हैं H2O। सो दिस कंटेन्स टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम। और इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। दैट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मैप्स टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं रिलीजियसली भी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि पानी जो है उसमें जिंदगी है, यानी पानी जो है वो जिंदगी का लाजमी जुज है। सो द साइंटिस्ट, जैसे आप लोग हैं, हम भी काम कर रहे हैं इसमें, साइंटिस्ट जो हैं दे हैव वेरी इंटरेस्टिंग वे टू प्राइमरली अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स विच आर लिंक टू द लाइफ, जो जिनका ताल्लुक जिंदगी से है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम प्राइमरली फार्मुलेट डिफरेंट जो नेचुरल थिंग्स हैं जैसे पानी है, उनको टू अंडरस्टैंड प्राइमरली द वाटर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो at any point in this whole electric field, which is due to these two different charges, प्लस एंड माइनस, ठीक है? आप कुछ और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट अभी सिर्फ इस जगह पे प्लस और माइनस की बात करेंगे। सो द फार्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, ये तो 1/2 पाई एप्सिलॉन जो क्यू डी मल्टीप्लाइड विद जेड की पावर 3। अब ये डी क्या है और ये जेड क्या है, ये अब इसके अंदर जो है वो हमें जो है वो इसके अंदर जो है वो हमें मिलेगा। सो द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस टी। सो दीज पार्टिकल्स, जो कि आपके पास ये टू चार्जेस नजर आ रहे हैं, दे हैव ए डिस्टेंस बिटवीन देम डी। तो ये थोड़ा सा, चूंकि इस फार्मूले को समझने के लिए हमें टेक्स्ट को भी रीड करना पड़ेगा। सो दिस इज द डिस्टेंस डी, एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्ट्रक्चर जिसमें ये दोनों चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, वहां से लेके इस पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड जेड। सो इफ वी नो दीज values, the value of d and the value of z, then we can find the value of the electric field.
ठीक है। ओके, इसको रिपीट कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए वेरी यूजफुल एंड आल्सो ए पावरफुल बेसिक कंसेप्ट, जो कि फंडामेंटल उसमें आता है। एंड इट प्राइमरली आउटलाइंस ए फार्मूला, एक फार्मूला की सूरत में, जिसमें दो चार्ज पार्टिकल्स एक हार्मोनी में एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के बैठे हुए हैं। और एक यूनिट जो चार्ज पार्टिकल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं मूव करता है, और किसी एक पॉइंट में वो इस जगह पे होता है, जिस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया गया है रेड डॉट के साथ। इस जगह के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, डायरेक्शन तो वही होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में ही होगा। और दूसरी बात ये कि वो क्या, जो जो यूनिट चार्ज हम यहाँ रखेंगे या जो हम इस जगह पे ऑब्जर्वेशन करेंगे उसमें क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फार्मूला है। और अगर हमें ये फार्मूला गिवन हो, so we can just put the values and find the electric field at that particular point in the electric field. यहाँ बेटा आप लोगों का कोई सवाल है? नो सर। ओके, थैंक यू। हम आगे मूव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिकॉर्डिंग में आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसको अगर चाहे तो एक दो दफा देखना, या किसी ऐसे पॉइंट को जो आप चाहते हैं थोड़ा सा मजीद। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें कि एक एग्जांपल दी गई है। ये एग्जांपल हम इस एग्जांपल को हम कल की क्लास जो है, जो हमारी फिजिकल क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, उसमें हम गो थ्रू करेंगे। और इस एग्जांपल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना की बात की गई है, जिसमें कि जो क्लाउड्स होते हैं, उनके क्लाउड्स के ऊपर एक लाइट अपीयर होती है। अगर आप लेफ्ट में देखें, इसमें जो लेफ्ट में डायग्राम नजर आ रही है, तो क्लाउड्स के ऊपर जो है वो एक लाइट अपीयर होती है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लाउड्स के ऊपर बनता है, यानी एक तो हम क्लाउड्स से नीचे हैं तो देखते हैं कि लाइटनिंग जो है वो स्ट्राइक करती है ग्राउंड के ऊपर। एक आपने जो चीज हमें नजर नहीं आती, और जो मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन से आउटलाइन की गई, वो ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लाउड्स के ऊपर भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये फिनोमिना अभी फुल्ली अंडरस्टूड नहीं किया गया, लेकिन इस फिनोमिना को सरप्राइज कहते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम और इस प्रॉब्लम को कल हम समझेंगे, और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे विद ऑल द स्टेप्स। और आप देखेंगे इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम वंस वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। जी बेटा, अब आखिर में कोई सवाल है आप लोगों के जहन में? ओके, ये सेशन किसी भी टाइम खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में नो पोस्ट कर दें, ताकि सब लोग भी उस सवाल से अवेयर हो जाएं। और ये स्लाइड्स मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ थ्रू गूगल क्लासरूम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।